गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 70 को लेकर के पटना में प्रदर्शन चल रहा है, जिसे शिक्षा सत्याग्रह का नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना, किसी प्रकार का धोखा ना हो वैसे विद्यार्थियों के लिए जो अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई होनी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मानना है कि आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट इस एग्जामिनेशन को सुप्रीम कोर्ट या पटना के हाई कोर्ट कैंसिल कर देती है। प्रदर्शन को देखते हुए मानना है तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो स्तर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछी जानी चाहिए, जो कि यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न जो अपकमिंग 71वीं बीपीएससी की होगी उसमें भी क्वेश्चन का स्तर काफ़ी उच्च होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसा याद रखें कि सफलता परेशानी के बाद ही मिलती है, पर हमेशा उसके पहले प्रयासों में होती है। इसलिए आप ईमानदार पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो एमसीक्यू करवाया जा रहा है उसे डिटेल से आप अध्ययन करें। लगभग 16 सेक्शन कवर करवाया जा चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे अवश्य देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया है 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने सरोजिनी नायडू को केसर हिंद पदक से सम्मानित किया। तीसरा है गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में वह गांधी जी के साथ थी। चौथा है 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नायडू को चुना। तो नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चुनना है, तो इसमें सभी को सही माना गया है। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो पॉज करके देख लें। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो इसका उत्तर दिया गया है कोई नहीं, यानी कि सभी उत्तर सही है, जिसमें से भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना, राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता नहीं समझाना चाहिए, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि उपर्युक्त सभी लक्ष्य गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर होगा जगजीवन राम द्वारा। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम ने की थी। 1975 के आपातकाल के पश्चात 1977 में आम चुनाव की घोषणा की गई। उसके पश्चात बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक नई पार्टी का गठन किया। इस चुनाव में विजय होने के बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। अगला प्रश्न है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। दलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र थे तथा 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में उनकी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में गद्दी पर बैठाए गए थे। अगला प्रश्न है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। याद रखें उस समय के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज। इसी प्रश्न का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसे भी पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब। उत्तर होगा सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया, है ना। इसका उत्तर सी है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बाल गंगाधर तिलक 1897 ईस्वी में राजद्रोह के नाम पर जेल भेजा गया। इस जेल की यात्रा ने इनकी क्षमता को और मजबूत किया और जनता का भारी समर्थन मिला। इसके बाद ही जनता द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला फैक्ट है कि धार्मिक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय तिलक को ही दिया जाता है। इन्होंने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया।
अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1848 ईस्वी। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक छोटे शहर किलीमानूर में हुआ। इन्होंने तंजोर कला और यूरोपीय कला का अध्ययन किया। इनकी कलाकृतियों को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राकृतिक या पोर्ट्रेट, मानवीय आकृति वाले चित्र तथा इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा का लोकप्रियता इतिहास व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, लेकिन तैल माध्यम से बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण वे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। इसमें आयुक्त एक सूची 1 में दिया गया है और दूसरी सूची में अध्यक्ष का नाम बताया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें कि रेलवे आयोग का संबंध बताया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे टॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग जो कि 1899 ईस्वी में बना था, इसके आयोग के अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग जो कि 1901 ईस्वी में बना था, इसके आयोग थे मॉनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग जो बना था 1902 में, इसके आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। इसके साथ ही बताया गया है कि सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया था, है ना। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 की इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में सुधारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए व घटनाओं का सही कालानुक्रम का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से कीजिए। तो यहाँ पर ए को सही माना गया है। सर्वप्रथम है गांधी इरविन का समझौता, इसके बाद है भगत सिंह की फांसी, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और लास्ट में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अगला है कि 29 मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका उत्तर होगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 ईस्वी में महंतों द्वारा भ्रष्ट तरीके से तीर्थ यात्रियों से धन उगाहने के विरुद्ध यह आंदोलन था। स्वामी विद्यानंद ने तारकेश्वर सत्याग्रह प्रारंभ किया। याद रखना है किनके द्वारा प्रारंभ किया था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा। आंदोलन के लिए महावीर दल का गठन किया गया। इसे भी याद रखना है, किस दल का गठन किया गया था इस आंदोलन के लिए? तो महावीर दल का गठन किया गया था। स्वामी सच्चिदानंद ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में देशबंधु चित्तरंजन दास ने आंदोलन की कमान संभाली। तो इस प्रकार से इन सभी नामों को याद रखना है कि तारकेश्वर आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है। सर्वप्रथम है चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद है अहमदाबाद मील हड़ताल, इसके बाद है खेड़ा किसान का आंदोलन और लास्ट में है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण जो कि बिहार से किया था। फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में वेतन वृद्धि प्रश्न पर मिल मालिकों से समझौता नहीं होने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जून 1918 ईस्वी में फसल खराब होने पर भी कर माफ नहीं करने से गुजरात के खेड़ा के किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सरदार पटेल भी इस आंदोलन में सक्रिय रहे। अगला है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह 1919 में हुआ। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश कालीन भारत के नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर हमें नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, जिसमें से 1 और 2 दोनों को सही माना गया है।
पहला है कि नगरों की उन्नति के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के द्वारा भी एकत्र किया जाता था। दूसरा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महामारी की आशंकाओं ने नगर नियोजन को बढ़ावा दिया। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी, जो कि 1817 में बना था, इसके द्वारा जारी किया गया। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। कमेटी ने कलकत्ता का एक नया नक्शा बनवाया जिसमें कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किला बनाने का निर्णय लिया जिस पर आसानी से हमला नहीं किया जा सके। 1817 ईस्वी में हैजा और 1896 ईस्वी में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। सरकार ने उस समय के स्वीकार सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और फैलाव के बीच सीधा संबंध है, जिसे द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन मिला। नगर नियोजन को आवश्यकता के रूप में स्वास्थ्य के रूप में जोड़कर देखा गया। घनी बस्तियों को अस्वच्छ माना गया। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। एक्सप्लेनेशन को देखें तो लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। इसमें प्रावधान किया गया था कि उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित करना। इसके आधार पर सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में 1922 में आयोजित की गई। तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है। यहाँ पर जो 1/3 की बात कही गई है, 1922 की बात कही गई है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात की गई है। ये सभी मुख्य पॉइंट हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए, जिसमें कि विनोबा भावे जी का संबंध है व्यक्तिक सत्याग्रह से, बीजी तिलक का संबंध है होम रूल आंदोलन से, अरुणा आसफ अली का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से और सरोजिनी नायडू का संबंध है धर्षणा रेड से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट के घटनाओं को सही कालानुक्रम का पता करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है। सर्वप्रथम है क्रिप्स मिशन, इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद है बेबेल योजना और लास्ट में है कैबिनेट मिशन का प्लान। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 ईस्वी को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। बेबेल योजना जून 1945 ईस्वी को घोषित किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। यहाँ पर कूट है जिसमें से ऑप्शन बी को सही माना गया है। सर्वप्रथम जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये पहला होगा। इसके बाद बी है कैबिनेट मिशन का पहुंचना। इसके बाद सी है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और अंत में है अंतरिम सरकार का गठन। ईस्वी सन के रूप में इसे देख लें तो आंतरिक सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आना 24 मार्च 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को हुआ था और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना 14 जुलाई 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यवसाय ने गांधी जी के सर्वजनीय उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? तो इसका उत्तर होगा घनश्याम दास बिरला। एक्सप्लेनेशन को देखें तो घनश्याम दास बिरला केवल उन कांग्रेसियों और स्वराजवादियों का समर्थन करना चाहते थे जो साम्यवाद या समाजवाद के पक्ष में नहीं थे।
3 अगस्त 1934 को बिड़ला ने ठाकुरदास को लिखा कि वल्लभ भाई राजाजी और राजेंद्र बाबू सभी साम्यवाद और समाजवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम में से कुछ जो स्वस्थ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गांधी जी को यथासंभव मदद करनी चाहिए और एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता जिसका साम्यवाद और समाजवाद के प्रति झुकाव था, नेहरू थे और वे उस समय जेल में थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में की थी। एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड किताब भगत सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक कोट दिया गया है कि याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष व महिला या बालक भारत में जीवित रहें। यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था। लाहौर अधिवेशन में ही नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा चलाने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। जब 22 जुलाई 1857 को क्रांतिकारी दानापुर से आरा की तरफ बढ़े तो कुंवर सिंह के साथ शामिल हो गए। वे तात्या टोपे के संपर्क में भी रहे तथा आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को मात भी दी थी। डगलस के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना के सामना करने के क्रम में कुंवर सिंह घायल हो गए तथा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा W. हंटर। एक्सप्लेनेशन को देखें तो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह कथन W. हंटर का है। W. हंटर की अध्यक्षता में वर्ष 1882 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा के विकास की समीक्षा हेतु भारतीय शिक्षा आयोग गठित किया गया, जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर का मत था, ऐसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन है लॉर्ड कर्जन का, है ना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा होगी कि भारत में रहते हुए इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं, है ना। ये कथन दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एक और फैक्ट है कि डफरिन ने कांग्रेस का मजाक, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कहकर उड़ाया था। नेक्स्ट है कि अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस के बारे में कहा गया था विभिन्न व्यक्तित्वों के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समापन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे और उसके पश्चात हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर रुख करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।